एक स्केयर दिया था मैंने आपको, और स्केयर पर चार्ज रखे हुए थे +3 कूलम, इधर भी +3 कूलम, -3 कूलम और +3 कूलम, और 1 मीटर साइड थी। यही क्वेश्चन था ना? यस सर। इसके लिए मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या था? आप सबसे पहले इमेजिन करोगे कि सबसे पहले हम ये फर्स्ट चार्ज लेके आए, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है। करने के लिए हमने क्या इमेजिन करना है, पहले आपने सोचना है कि पहले मैं +3 कूलम चार्ज जब लेके आया तो यहाँ पे कहीं भी कोई चार्ज नहीं रखा था, तो इस +3 कूलम को लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, 0। फिर जब मैं -3 कूलम चार्ज को यहाँ लेके आया तो -3 कूलम को ये वाला चार्ज, इस चार्ज का जो पोटेंशियल है +3 कूलम का, वो इसको इफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, के Q1 Q2, Q1 है 3, Q2 है -3, डिवाइड बाय आर, आर है 1 मीटर, प्लस जब मैं नेक्स्ट +3 कूलम चार्ज को लेके आया तो इस चार्ज को इन दोनों का पोटेंशियल इफेक्ट करेगा। तो पहले +3 कूलम चार्ज की वजह से अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस भी फिर मेरे को ये लेना पड़ेगा। अगर ये 1 मीटर है, ये वाली साइड भी 1 मीटर है, तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं यहाँ पर तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, √1² + 1 टेस्ट सीधा मैंने कर दिया। √2। तो इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस चार्ज की वजह से +3 की वजह से +3 पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, के 3 डिवाइड बाय √2। इसी चार्ज पर -3 की वजह से कितनी लगेगी, के 3 डिवाइड बाय 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। फिर जब हम नेक्स्ट +3 कूलम चार्ज को लेके आएंगे तो इसको ये तीनों चार्ज इफेक्ट करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा प्लस के 3 डिवाइड बाय 1 प्लस के 3 डिवाइड बाय √2, क्योंकि इस चार्ज से -3 वाला कितनी दूर होगा, डायगोनल की डिस्टेंस, डायगोनल मतलब √2, और लास्ट है प्लस के 3 डिवाइड बाय 1। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस स्केयर के जो कॉर्नर पर चार्ज रखे हैं इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए। बस इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 3 + -3 और यहाँ पर 3 प्लस वाला रखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएंगे। -3 डिवाइड बाय √2 +3 डिवाइड बाय √2 ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला जो है K33 और ये है K33, तो ये भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बन रही है वो कितनी बन रही है, 0। ये तो बाय चांस 0 बनेगी, हर बार 0 नहीं बनेगी। तो जो भी सिस्टम होगा बस हम इसे फॉर्मूला में दोबारा रिपीट करना। हमने क्या किया, +3 कूलम पहले लेके आए तो उसकी वजह से कितना वर्क करना पड़ा, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई भी चार्ज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, जब हम नेक्स्ट -3 कूलम चार्ज लेके आएंगे तो इस -3 पर ये +3 का जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस। फिर जब हम नेक्स्ट +3 कूलम चार्ज लेके आएंगे तो इसको इन दोनों का पोटेंशियल इफेक्ट करेगा। -3 वाले के लिए फॉर्मूला बन, ये +3 वाले के लिए फॉर्मूला बन जाएगा K3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2। फिर प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा, K3 - 3 डिवाइड बाय 1। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट +3 कूलम चार्ज लेके आएंगे तो इसको इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी इफेक्ट करेगी, पोटेंशियल इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म बन जाएगी, इसके लिए ये वाली टर्म बन जाएगी, इस चार्ज की वजह से ये टर्म बन जाएगी। प्लस माइनस के अकॉर्डिंग मैंने जोड़ दिए, जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल कर दिए, आंसर कितना रह गया, 0।
तो इस तरह से लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल के लिए किया था, स्क्वायर के लिए मैंने आपको करने के लिए दिया था। आई थिंक ट्राई करके देखा होगा। किसी का कुछ और आंसर आ रहा है? अगर कोई गलती हुई होगी तो वो भी मैं बता देता हूँ कहाँ की होगी गलती, मिस्टेक आपने। आपने ये वाली √2 वाली डिस्टेंस शायद नहीं ली होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया और उसका कुछ आंसर गलत आ रहा है तो ठीक है। ये नोट कर लो जिसने करना है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपने पास आपको दो और पोटेंशियल एनर्जी के मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ, वो सिंपली आपने ध्यान में रखने हैं। उनमें से सबसे पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये कॉर्नर पर जो चार्ज रखे हो ना उनके लिए तो आप निकाल लोगे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पीछे वाले न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आपको एक प्रॉब्लम में सफियर दे दिया। अब सफियर यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तो वैसे तो इसकी डेरिवेशन होती है लेकिन आप इसका रिजल्ट ध्यान में रखोगे। ये एक सफियर मैंने मान लिया जिसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। इस पर टोटल चार्ज मैं मान लेता हूँ कितना है Q। और ये जो चार्ज है ना ये सॉलिड सफियर है, यानी इसके अंदर भी चार्ज है और इसके बाहर भी चार्ज है। सॉलिड इंसुलेटिंग सफियर है ये। इसके सरफेस पर भी चार्ज है और इसके अंदर भी चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये कैसा सफियर है, इंसुलेटिंग सॉलिड सफियर। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सिंपली होता है 3/5 Q² डिवाइड बाई 4πε0 R। अब इसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आप लिख सकते हो। चाहे तो इसे आप ऐसे लिख लो 3/5 KQ² R, ऐसे मिल सकता है आपको ऑप्शन में, या 3Q² डिवाइड बाई 20πε0। ये पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है इस सफियर की, सॉलिड इंसुलेटिंग सफियर की, जिस पर चार्ज कितना था कैपिटल Q, जिसकी रेडियस कितनी थी कैपिटल R। इसका मतलब है कि जब इस सफियर को बनाया गया होगा तो इतना ही वर्क डन किया गया होगा। मैंने आपको कल समझाया था जब हम कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको चाहिए पूछ ले कि कितना वर्क डन करना पड़ा एक सॉलिड इंसुलेटिंग सफियर को बनाने में जिस पर चार्ज Q है और जिसका रेडियस R है, तो ये वर्क डन हो जाएगा। यही आपसे पूछ ले कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यही पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ध्यान में रखना है, 3/5 Q, अंदर वाला तो याद ही रहेगा Q²/4πε0 R। तो ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया सॉलिड सफियर। लेकिन अगर आपको शेल पूछ ले तो दूसरा मैं आपको लिखवा रहा हूं शेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। सर पिछली स्लाइड में जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें R² नहीं लगाया। सॉरी, सर R² नहीं आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसमें गलत लग गया। अच्छा सर।
हाँ बट देखो ना, एक चीज ध्यान रखो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनमें 1/r स्क्वायर आता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी होती है इसमें 1/r ही आता है। और ये जो दोनों बातें हैं ये पॉइंट चार्ज के लिए लिखी है मैंने, ये भी ध्यान में रखना, पॉइंट चार्ज के लिए। क्योंकि आपने देखा था कि अगर हम एक लाइन चार्ज ले लेते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r पर डिपेंड करती है, शीट की वजह से वो r पर डिपेंड ही नहीं करती। तो नॉर्मली जब डायमेंशन हम बनाते हैं तो डायमेंशन में ध्यान रखा करो कि अगर ऊपर क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी में नीचे r ही मिलेगा आपको। अब शेल का मतलब क्या है, शेल के दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो इंसुलेटिंग ही बना हुआ है लेकिन शेल है यानी अंदर से खाली है वो, या वो मेटल का बना हुआ हो सकता है, कंडक्टर का। अब कंडक्टर का बना हो तो मैंने आपको बताया था चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, सारा चार्ज सरफेस पर होगा। बॉटम लाइन ये है कि एक ऐसा स्फीयर दिया है जिस पर जो चार्ज है वो सिर्फ कहां पर है, सरफेस पर है, अंदर से वो खाली है, अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है इस पर क्यू। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका फॉर्मूला होगा 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 r। सर पहले वाला नॉन कंडक्टिंग था, पहले वाला इंसुलेटिंग था, ये देखो लिखा हुआ है ना। नॉन कंडक्टिंग। हाँ नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हैं इसको, नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं। ये है ये क्या, ये कौन सा हो सकता है, ये कंडक्टिंग हो सकता है। और अगर इंसुलेटिंग होगा तो इंसुलेटिंग के साथ में शेल वर्ड जरूर लिखा होगा, इंसुलेटिंग होगा तो उसके साथ में शेल जरूर लिखा होगा, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूला को क्या बोल सकते हैं, 1/2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर, या फिर इसे बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 8πε0 आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होगी, शेल के लिए होगी, जिसका जो चार्ज है वो सारा का सारा कहां पर होगा, सरफेस पर होगा। उसको बनाने में कितना वर्क डन किया गया होगा, इतना ही वर्क डन इसे बनाने में किया गया होगा। अब इन दोनों ही फॉर्मूला से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाती है कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है। तो एक के बाद देखो 3/5 आ रहा है और एक के बाद आ रहा है 1/2। तो अगर मेरे से रिलेशन पूछ ले कि U potential energy of insulating sphere, insulating solid sphere और divide by U shell, spherical shell। तो इन दोनों के फॉर्मूला में कॉमन चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों में कॉमन देखो क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 r है, तो इसमें 3/5 है बाहर सॉलिड में, इसमें 1/2 है, तो ये बनेगा 3/5 डिवाइड बाय 1/2, यानी कितना बन जाएगा 6/5। तो आप इससे क्या बोल सकते हो कि जो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 6/5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल है। तो ये दोनों के अंदर रिलेशन बन गई, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। क्लियर होगा सभी को। इस वैसे इसकी डेरिवेशन होती है, काफी बड़ी डेरिवेशन होती है, पर वो डेरिवेशन हमें नहीं करनी। हमसे तो एग्जाम में रिलेशन पूछी जा सकती है या रिजल्ट पूछे जा सकते हैं दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक और कंसेप्ट आएगा डाइपोल का, जब हम वो कर लेंगे तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये बीच में पहले करवाना था लेकिन रह गया था बीच में, इसको अभी करवा देता हूं मैं इसको। कंसेप्ट का नाम है एनर्जी डेंसिटी। खासकर जो आफ्टर +2 वाले बच्चे हैं वो इस कंसेप्ट पर इंपॉर्टेंट लिख लेना, एनर्जी डेंसिटी।
ये एनर्जी डेंसिटी का जो कंसेप्ट है वो ये समझाता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म है। तो जब भी एनर्जी जैसे किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो इसका मतलब क्या चीज प्रोपेगेट कर रही है, एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है। वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो ये बेसिकली है क्या, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको यूनिट क्लियर रहे एनर्जी डेंसिटी की। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा फ्री स्पेस में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला होगा। और कोई अगर मीडियम हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। आप सभी को पता है एप्सिलॉन क्या होता है, मीडियम की प्रिमिटिविटी, या इसको आप हाफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यहाँ पे ना मैं म्यू आर वर्ड यूज कर लेता हूँ, क्योंकि सॉरी एप्सिलॉन आर, क्योंकि के लिखूंगा तो कुछ बच्चे सोचेंगे ये वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला है। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये किसके लिए लिखा है मैंने, फॉर मीडियम, किसी भी मीडियम। वॉल्यूम अब आपसे इसी फॉर्मूला से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वॉल्यूम तो कहाँ आपसे गया? एक मिनट, हाँ जी क्या बोल रहे थे, वॉल्यूम कहाँ गया सर? क्या चीज। वॉल्यूम वॉल्यूम बेटा ये इसी की वैल्यू है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। ये सिर्फ एनर्जी की वैल्यू नहीं है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ही वैल्यू है। ठीक है ठीक सर। है? अब देखो इसके एक चीज यहाँ पर नोट करो, अगर इसके यूनिट की बात आ जाएगी, यूनिट की बात, तो अब तो सभी को ये समझ में आएगी अभी एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं और वॉल्यूम के होते हैं मीटर क्यूब। तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, जूल पर मीटर क्यूब। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, डायमेंशन बताओ मेरे को, डायमेंशन बताओ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी। देखो जो आगे नंबर लिखा होता है ना, जैसे 1/2 लिखा है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। आपको एग्जाम में पूछ लिया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के यूनिट बताओ, तो सीधा माइंड में आना चाहिए भी ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला में आता था, इसका मतलब ये एनर्जी डेंसिटी ही है। अब बात यहाँ ये नहीं है कि इसके आगे 1/2 नहीं लिखा हुआ है, वो तो नंबर है ना, उसके यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो इसके यूनिट पूछ लेंगे तो आप क्या दोगे, जूल पर मीटर क्यूब। डायमेंशन पूछ लेंगे तो जूल किसकी डायमेंशन है, वर्क की। वर्क की मैंने सभी को नोट करवाई थी, m1 L2 T-2, और पर यूनिट वॉल्यूम m-3 यानी कि L-3। तो कितनी डायमेंशन हो जाएगी, m1 L-1 T-। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इसके यूनिट पूछ सकते हैं, इसकी डायमेंशन पूछ सकते हैं। क्लियर सभी को। तो जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसी तरह हम टॉपिक को पढ़ना होता है हमें, हम उसके फॉर्मूला को पढ़ें, हम उसके यूनिट को पढ़ें, उसकी डायमेंशन को पढ़ें, और ये चीज भी देखें कि अगर वो क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक पर तो वो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चन बनने की। ठीक है, ओके नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है, वो है सोप बबल से रिलेटेड, सोप बबल। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सोप बबल की फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ, या सोप बबल की फॉर्म में नहीं समझते इसको, पहले सिंपली इसको समझते हैं, सिंपली इसकी बात करते हैं, फिर इसके बाद इसे सोप बबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर,
force on a charged conductor। पहले तो समझते हैं अभी इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो अभी पीछे हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारे पास एक सफियर है, ठीक है, कंडक्टिंग सफियर है, यानी कि सिर्फ सरफेस पर चार्ज है जिसका रेडियस है कैपिटल R। इस पर चार्ज है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, सिर्फ सरफेस पर इस पे क्या है, चार्ज है। अब आपको पता है कि सिमिलर चार्ज जो है वो रिपेल करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। तो रिपेल करने की वजह से आप थोड़ा सा फील करो भी इसका जो ये सरफेस है वो खिंचाव के अंदर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दूर भागना चाहते हैं एक दूसरे से। तो ये इसका जो सरफेस है उसे क्या करने की कोशिश करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अब ये मेटल का बना हुआ है तो इंक्रीज तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर ये सोप बबल बना होता, तो सोप बबल यानी कि जो वो बच्चे बनाते हैं ना बुलबुले, तो उसका तो रेडियस। सर हाँ बोलो। सर ये आउटर क्यों जाएगा, मतलब चार्ज से जुड़ा? चार्ज आउटर नहीं जा रहा, ये रिपेल हो रहा है। देखो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है, ये दोनों चार्जेस बीच वाले चार्ज को रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो ये yes, चार्ज, इस चार्ज को मतलब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी भी, ये चार्ज क्या कोशिश करेगा भी मैं क्या करूं, सरफेस से बाहर निकल जाऊं। निकलेगा नहीं, yes, sir. लेकिन एक तरह का मतलब सभी चार्ज जो है, सभी पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहे होंगे, सरफेस को बाहर की तरफ खींच रहे होंगे। तो Okay, sir. इसी को बोला जा रहा है फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस पर जो चार्ज होता है उसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे उसका सरफेस जो है वो क्या होने की कोशिश कर रहा है, एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। बात आ जाती है कि ये फोर्स कितनी लग रही होगी। तो इसके फोर्स के बजाय हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि अगर हम इसके छोटे से एरिया, देखो यहाँ पर मैं एक छोटे से एरिया की बात करूं, ये एरिया की बात करूं, ये डी ए एरिया है, तो मैं अगर इस छोटे से एरिया पर फोर्स निकाल लूं कितनी लगेगी, तो पूरे के लिए भी निकाल सकूंगा। पूरे के लिए पूरा एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे 4πr² से। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो कितनी होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज dF/dA। फोर्स पर यूनिट एरिया को वैसे बोलते क्या है, प्रेशर बोलते हैं, ध्यान में रखना। इसकी वैल्यू हो जाएगी σ²/2ε0। और इसे ही मैं P लिख देता हूं, P मतलब प्रेशर। तो ये जो +2 वाले बच्चे हैं उनके सीबीएसई बोर्ड का जो जैसे एस एल अरोड़ा की बुक है उसके अंदर ये टॉपिक स्पेशली मेंशन है, तो उसको छोड़ना नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा σ²/2ε0। अब इससे देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लेते हैं σ²/ε0 किसके यूनिट होते हैं, तो 2 मैंने बताया नंबर होते हैं, उनको तो चाहे छोड़ ही दो, चाहे यहाँ पे 2 लगा लेते हैं σ²/2ε0। तो आपको पता चल गया इसके यूनिट क्या होंगे, वही यूनिट होंगे जो किसके होते हैं, प्रेशर के होते हैं। और प्रेशर के यूनिट जो है, अगर ये वाला फॉर्मूला देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो कितना हो जाएगा, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, यानी कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसी को हम पास्कल भी बोल देते हैं, पास्कल, जिसे PA से लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिखते हैं। और अगर आप मेरे से पूछ लिया जाता है इसकी डायमेंशन क्या है, तो आप वो वेरी वेल निकाल लेते हैं, ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है। इसकी डायमेंशन निकाल के चेक करोगे कितनी होगी। आपको न्यूटन की डायमेंशन भी पता है, डिवाइड में मीटर स्क्वायर है, L-2 कर देने से, तो वो डायमेंशन भी आप चेक कर लोगे। मैं लिख देता हूँ, चलो नोट कर लेना, बाद में बना के देख लेना। M1 L-1 T-2 बनेगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये होगा फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, वो अगर सारा पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव ही होगा, तो वो भी रिपेल होने की कोशिश करेगा। अगर इस पर पूरे पर चार्ज नेगेटिव है तो भी रिपेल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके
कुछ इससे रिलेटेड रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज वाले फॉर्मूला भी होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि काफी सारा काम इकट्ठा हो जाएगा फिर आपके लिए। इससे पहले भी 2 फॉर्मूला जो आपको मैंने बताए थे वो भी एक बार मेमोरी बेस्ड है, इसलिए वो वाला टॉपिक आपको फिर कल करेंगे। आज मैं दूसरे टॉपिक करवा रहा हूँ जो इनके साथ इजी हो जाए करने। तो हमारा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंशन कर लेना, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें बहुत कुछ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, उसकी डाइपोल मूवमेंट क्या है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और अगर डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो 5-6 चीजें मैंने बताई हैं, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पक्का है। अगर आपको ऐसा पता चल जाए भी किसी टॉपिक में से क्वेश्चन ने आना ही आना है, तो वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो इसको स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसमें ना 2 चार्ज होते हैं, दोनों के साइन तो अपोजिट होते हैं लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये डाइपोल है एक, इस डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, एक पर चार्ज है -q, एक पर चार्ज है +q, यानी मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। फॉर एग्जांपल इस पर -2 कूलम होगा तो इस पर +2 कूलम होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, साइन अपोजिट होने चाहिए। इस पर -5 कूलम है तो इधर वाली साइड पे +5 कूलम होगा। ऐसे नहीं भी अलग अलग हो जाए, साइन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, आप इसे चाहे L बोल दो, चाहे इसे आप A बोल दो, चाहे आप इसे 2A बोल दो, पर जो भी बोलो उसे ध्यान रखो। मैं इसे L बोलूंगा क्योंकि आप +2 में 2A से पढ़ते हो, आपको ध्यान रहे बस ये पूरे बीच की पूरी डिस्टेंस को मैं L बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है जिसके 2 पोल हो, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। अब इस डाइपोल के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट को P से लिखते हैं, स्मॉल p से, और मैं इसके ऊपर एरो बना रहा हूं, इसका मतलब समझ गए आप कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये जो डाइपोल मूवमेंट है, इसका फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड यानी कि q मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो सर गया, 2 नहीं लेते हैं जैसे नाम। नहीं यही तो अभी मैंने समझाया ना। जब आप इस डिस्टेंस को 2a मानोगे, एक L की जगह कितना मानोगे 2a, तब डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2aq। यस सर। यही चीज तो समझनी है ना यहाँ पर कि आपको एग्जाम के अंदर अगर ये मेंशन है कि डिस्टेंस 2a है, तो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस मल्टीप्लाई करनी है। अगर वो 2a दिया तो 2 आ जाएगा, अगर सिंपली a दिया तो a आ जाएगा। यही तो बच्चे गलती कर जाते हैं। एग्जामिनर को पता होता है, बच्चे बुक में 2a पढ़ते हैं, वो साथ में अगर वो डायमेंशन दे दे कि एक डाइपोल है, इतना इतना चार्ज है और उसके बीच की डिस्टेंस जो है वो a है, तो बच्चे सोचते हैं फॉर्मूला में 2 लगा हुआ था तो वो 2 अपनी तरफ से लगाते हैं, जबकि 2 अपनी तरफ से नहीं लगाना, जो भी डिस्टेंस दिया उसको रखना है यहाँ पर। अब यहीं से क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या चीजें हमारे पास है। एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, अब बात आ जाती है इसके यूनिट क्या होंगे। तो अब सभी को पता है, देखो क्यू के होते हैं कूलम, डिस्टेंस के होते हैं मीटर, तो यूनिट हो गया कूलम मीटर। बात आ जाए डायमेंशन की, तो कूलम की डायमेंशन होती है A1 T1, मीटर की होती है L1। इसको थोड़ा सही करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, M0 तो है ही नहीं, L1 T1 A1। तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। ठीक है, ओके। कूलम की कोई डायमेंशन और हो तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको, इसकी यूनिट को चेंज किया जा सकता है, तो वो फर्दर धीरे धीरे हम सीखेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि करंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम।
इसके यूनिट क्या होते हैं करंट के? एम्पियर। एम्पियर होते हैं, ए से लिखते हैं इसे। तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज के जो यूनिट है, क्यू के जो यूनिट है, उसे एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से कूलम की जगह एम्पियर सेकंड लगा दें हम, तो डाइपोल मूवमेंट के यूनिट एम्पियर सेकंड मीटर भी बन सकते हैं। पर ये सारी चीजें तो सीखने के लिए अभी टाइम पड़ा है, कोई बात नहीं, इसलिए अभी डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो स्पेशल हमारे पास एक चैप्टर ही है +1 में यूनिट वाला। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला Q इंटू एल है, यूनिट इसके क्या है? कूलम मीटर। इसकी डायमेंशन क्या है? L1 T1 A1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी वजह से हमें निकालने सीखने हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक डाइपोल की? अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल की, वैसे आपको दो चीजों पर इसको याद रखना है, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। लेकिन मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखवाऊंगा, सिर्फ उस जनरल फॉर्मूला से ही करना है। जनरल फॉर्मूला करने से पहले इसका डायग्राम समझ लो। ये दो चार्ज रखे हुए हैं हमारे पास, ध्यान से समझना जो चीज अब मैं समझा रहा हूँ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये ले ली हमने ऐसे, ठीक है। इन दोनों ही डिस्टेंस के, इन दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मैं L मान रहा हूँ। ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालेंगे तो कैलकुलेशन इस सेंटर वाले पॉइंट से करेंगे। मेरे को कहा गया है कि यहाँ पर ना एक पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट, इस पर इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ, या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा? इस डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस बतानी चाहिए, इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, वो मैं r मान लेता हूँ, स्मॉल r। और साथ में मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि ये डाइपोल मूवमेंट के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। तो पीछे पॉइंट रहेगा, वो क्लियर कर लेते हैं। मैंने बताया कि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी। वो डायरेक्शन हमने एज्यूम की हुई है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो होती है, ये क्लास ऑफ हो जाए ना तो दोबारा रीजॉइन कर लेना। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो किसी भी डाइपोल को एक एरो की तरह शो किया जाता है। डाइपोल को हम क्या करते हैं? एरो की तरह शो करते हैं, ऐसे छोटा एरो, बड़ा, ऐसे। जिस तरफ एरो का हेड होता है, ये वाला जो इधर जहां पर हेड बना है, ये वाला एरो का हेड, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा। जिस तरफ टेल होती है, इसका मतलब होता है यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा होगा? नेगेटिव चार्ज रखा होगा। जितना बड़ा एरो उतनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसका अगर हम एरो देखें तो इसका एरो इस तरह ही बनेगा, इस तरफ ऐसे। तो डाइपोल मूवमेंट के साथ ये जो पॉइंट की लेंथ है r, ये कितना एंगल बना रही है उसे सपोज मैंने कर लिया थीटा। तो हमें इतनी, ओके, तो जो पॉइंट पर हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, उसकी डाइपोल के साथ, जो डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r एज्यूम कर ली। और मैंने देखा नेगेटिव चार्ज इस तरफ रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रखा हुआ है, तो डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हमने एक एरो एज्यूम करना है, और उसके साथ ये r जो है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, इधर वाला एंगल नहीं लेंगे, पीछे वाला एंगल, क्योंकि एरो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन के साथ हमने एंगल लेना है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो डायरेक्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो है 1/4πε0 P/r³
स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा +1। ये जनरल फॉर्मूला है। 3-4 फॉर्मूला याद करने की बजाय एक फॉर्मूला याद किया करो, और वो कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए? जनरल फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो चीजें हैं लिखी हुई हैं वो सारी आपको देखो पता है या नहीं? 1/4πε0 आपको पता है, पी डाइपोल मोमेंट आपको पता है, इसका फॉर्मूला पता है आपको, Q×L हो जाएगा। आर सेंटर से लेके उस जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी डिस्टेंस, 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा आर और पी के बीच का जो एंगल हो जाएगा +1। अगर इस फॉर्मूला को हम याद रखें तो हम इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पर या किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसके अगर स्पेशल केस बनाएं तो जैसे सबसे पहले मैं आपको पूछता हूं, पहला केस फर्स्ट, ई एक्सियल कितनी होगी? एक्सियल लाइन पर ई की वैल्यू कितनी होगी? अब पहले आपको ये समझना जरूरी है अभी एक्सियल लाइन है क्या। एक्सियल लाइन डाइपोल की जो लाइन है उसी के लॉन्ग जो लाइन पास होती है उसे एक्सियल लाइन बोलते हैं। जैसे मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, तो अगर यहाँ पर होता पी पॉइंट एक्सियल लाइन पे यहाँ पर, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू पहले देखनी होगी भी कितना होगा। देखो इस पी पॉइंट को पकड़ के अगर हम इधर ले आए तो थीटा क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 180। 0। सर क्यों, मतलब डायरेक्ट तो ले रहे हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ पे उठा के यहाँ नहीं। लेके आएंगे तो देखो थीटा कम होगा ना, थीटा कम होता 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 जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं सर, एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग 180 नहीं आएगी। नहीं नहीं, एक्सियल अगर इधर वाली साइड में लोगे पॉइंट, इधर वाली साइड में, इधर जैसे मैं P1 बोल देता हूँ, तो इस P पॉइंट को उठा के इधर लेके आओगे आप ऐसे, तो फिर थीटा इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में P पॉइंट को उठा के ले आए तो 180, अगर इधर राइट हैंड साइड में लेंगे तो 0। आप डायग्राम को देखो ना, डायग्राम से क्लियर तो हो रहा है। ये देखो मैं बीच में कोई लाइन बना देता हूँ, मान लो ये यहाँ पे देखो ऐसे बना देता हूँ, एक लाइन बनाई मैंने, देखो। तो जब मैं P पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा तो पहले बताओ थीटा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? जो पहले थीटा था उससे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज। ऐसे ही जब मैं इसको और नीचे ले आऊंगा तो वो डिक्रीज होता होता जब बिल्कुल इस लाइन पर ले आऊंगा मैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओके सर, 0 हो 0। जाएगी। तो जितना भी हमें डायग्राम से जो भी दिख रहा है हम उसी को बोलेंगे एक बार, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया? 0 एक्सियल लाइन पर राइट हैंड साइड पे, या फिर 180 भी हो सकता है इधर वाली साइड में पॉइंट हो गया तो। पर नॉर्मली क्वेश्चन राइट हैंड साइड एज्यूम करके चलते हैं, राइट हैंड साइड के लिए पूछ रहे हैं। तो हम थीटा को जब इसमें 0 रखेंगे तो देखो क्या चेंज आ जाते हैं फॉर्मूला के अंदर। क्या चेंजेस आ जाएंगे? 1/4πε0 तो एज इट ही रहेगा, P/r³ भी एज इट रहेगा। स्क्वायर रूट के अंदर देखो 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा को 0 रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा सर। हाँ, तो ये बन गया +1। क्या फॉर्मूला बन गया? 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये बन गया 2, बाहर लिख लिया मैंने 1/4πε0 P/r³। इसे आप 2kP/r³ भी बोल सकते हो। तो ये हो गया एक्सियल लाइन की वजह से, एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है केस 2, इक्वेटोरियल लाइन पर बताओ कितना होगा। तो इक्वेटोरियल लाइन हम बोलते हैं जो डाइपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जैसे मैंने ये बनाई है डायग्राम। इसके लिए अगर आप डाइपोल मूवमेंट के साथ एंगल चेक करोगे तो कितना आ रहा है इस लाइन का? 90 सर। तो अगर वो पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है ऊपर इस साइड में P, अब यहाँ एक्सियल पे नहीं इक्वेटोरियल पर, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
90 बोल दो, वरना एक हैबिट बनाओ, एंगल्स को पाई में बोला करो, पाई/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 P/r3। अंडर रूट में 1 रह जाएगा क्योंकि कोस वाली टर्म तो 0 बन जाएगी, कोस 90 0। तो ये फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 P/r3, या फिर इसे आप KP/r3 बोल सकते हो। अभी तो टॉपिक हुआ है, अभी क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसका हमें एनालिसिस करना है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर कि एक तो जो एक्सियल का फॉर्मूला है और इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला है उसमें माइनर सा चेंज है। चेंज क्या है? एक्सियल वाले फॉर्मूला में 2 आ रहा है, इक्वेटोरियल वाले में 2 नहीं आ रहा, बाकी KP/r3। तो आप बोल सकते हो कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है इक्वेटोरियल से। तो हम अगर इस रिजल्ट को यूज करें तो पहला रिजल्ट जो मैंने नोट करना है, जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या? पहला पॉइंट मैंने क्या नोट किया कि जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से, वो 2 टाइम्स है किसके? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन पर। एक तो ये कभी ना कभी आपने जब +2 की तब आपने जरूर इस फॉर्मूला को याद भी किया होगा, इस इक्वेशन को याद भी किया होगा। दूसरी बात क्या नोट करनी है? दूसरी बात ये है बड़ी सीरियस, और थोड़ा सा अगर आप इस चीज को समझो, जो एक हैबिट बनाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं भी कोई फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो कब केयरफुल हमें हो जाना होता है, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल से डील करें तो वहां आर पर जरूर चेक किया करो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रही है। देखो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में 1/r² आता है, लेकिन जो डाइपोल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आ रहा है? 1/r³ आ रहा है। देखो 1/r³। तो आप कह सकते हो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल E जो है वो R पर कैसे डिपेंड करती है? 1/r³। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछी जाती है। क्वेश्चन इस तरह से बना देते हैं उसमें कि पॉइंट चार्ज के लिए और डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करती है। पॉइंट चार्ज के लिए 1/r², डाइपोल के लिए 1/r³। ठीक है, तो दो तो ये क्वेश्चन बन गए इसमें। और हो सकता है आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज दे दें, Q/L दे दें, वहां से हम P बना लेंगे, और आपको R दे दें, पॉइंट दे दें, नाम बता दें एक्सियल या इक्वेटोरियल पर है, तो इसका एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो न्यूमेरिकल में तो मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। P/r³ की वैल्यू पुट करो, K की वैल्यू 9 × 10⁹ है, फॉर्मूला में पुट करके रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल। तो ये हमने अभी क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब हमें करना है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। सेम ही है डायग्राम, तो अपने को एक डाइपोल दिया हुआ है। अब इस डाइपोल, ये डाइपोल है, इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 चार्ज लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस। सर पिछली स्लाइड करियो। 1 मिनट पता करता हूँ। ये वाली है इससे भी पीछे? बस सर ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना से। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो लेक्चर आपके डेली होते हैं ना, ये यूट्यूब पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आपका एक ग्रुप अभी बनाया सर ने आज शायद, है ना? सभी है ना उस ग्रुप में, क्रैश कोर्स के नाम से? तो उसमें लिंक मैं शेयर कर दिया करूंगा,
किसी बच्चे को लगे भी कोई टॉपिक में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो वीडियो देख लिया करो दोबारा। तो हम कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, जनरल पॉइंट यहीं पर, ये पी पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया। डाइपोल के सेंटर से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर मान लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट के साथ में एंगल कितना बना रहा है, थीटा। डाइपोल मूवमेंट जो है वो है स्मॉल पी क्यू इंटू एल, ठीक है। तो ये डाइपोल मूवमेंट होगी, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से जो भी हम इसमें निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, वो सारा सेंटर पॉइंट से ही देखते हैं उसका डिस्टेंस। तो थीटा भी समझ में आ गया आपको कैसे लेना है। डाइपोल मूवमेंट अगर क्यू और एल डिस्टेंस दे रखी हो तो हम पी बना लेंगे वहां पर, और ये कैपिटल पी वो पॉइंट है जहां पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अब इसका जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का, वो जनरल फॉर्मूला, जनरल पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको, उसका फॉर्मूला सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये है जनरल फॉर्मूला। अब इसके अगर स्पेशल केस बनाए जाएं, जैसा कि केस फर्स्ट, पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर कितना होगा, तो हमें पता है एक्सियल लाइन के लिए अब कि एक्सियल लाइन के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो तो 0 बन जाएगी, 0 बन जाएगी या 180 बन जाएगी। एक्सियल मतलब यहां पर पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। तो फॉर्मूला किसमें बन जाएगा एक्सियल का, P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर इसे KP बाय आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोस 0 तो 1 बन जाएगा। और इसी तरह केस 2 हमसे पूछ ले इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90। 0 आ जाएगा सर। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा इक्वेटोरियल पर 0। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब कभी हमें लगा हो ना कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, तो वहां पर डरने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई चीज आपको, एक मिनट, जब भी हमें लगता है भी कोई कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, इसका मतलब है कि हम उसे बड़े ढीले में ले रहे हैं, और अगर एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो शायद हम उसको नहीं कर पाएंगे। अब हमें यहाँ से निकाल लेना रिजल्ट जो जो हमसे निकल सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं यहाँ पे नोट करता जाता हूँ। पहला पॉइंट मैंने क्या नोट कर लिया यहाँ पर, कि जो पोटेंशियल है वो आर पर कैसे डिपेंड करता है, डाइपोल की वजह से 1/r स्क्वायर पर, जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे करता था 1/r पर। ये पीछे मैंने आपको बताया अभी, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल किस पर डिपेंड करते हैं 1/r पर। दूसरा आपने ये नोट कर लिया पॉइंट की इक्वेटोरियल पर तो 0 है वैल्यू, एक्सियल पे KP/r स्क्वायर है। अब जो तीसरी चीज है वो बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो तो आपने ये पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, कि एक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 0। तो मैं दोबारा डाइपोल बना देता हूँ, ये डाइपोल बना दिया, और ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन बना दी मैंने ग्रीन कलर से। अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। अगर मैं इधर एक पॉइंट रखता हूं, इधर P पॉइंट पर एक चार्ज कैपिटल Q, तो यहाँ पर इस कैपिटल Q को इस डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल फील होगा वो कितना होगा 0 फील होगा, क्योंकि पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर कितना पोटेंशियल है 0, पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर। अब आप एक चीज को समझो कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को P पॉइंट से उठा के Q पॉइंट पर ले आता हूँ, Q पॉइंट,
ये क्यू पॉइंट भी इक्वेटोरियल लाइन पर है, ठीक है। क्यू नहीं, कुछ और मान लेते हैं, क्यू तो हमने चार्ज मान रखा है ना, एम पॉइंट मान लेते हैं। मैं पी पॉइंट से इस क्यू चार्ज को उठा के कहाँ पे लेके आऊंगा, एम पॉइंट पर। लेकिन एम पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि ये भी इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट है। तो जब मैं क्यू को उठा के एम पर लेके आया तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, कोई बता सकता है? वर्क डन कितना करना पड़ा होगा? 0 करना पड़ेगा। कैसे? वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आप सभी को नोट करवाया था, चार्ज मल्टीप्लाई बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है। कौन सा चार्ज उठा के ले जा रहे हो आप? कैपिटल क्यू। कहां पे लेके जा रहे हो? एम पॉइंट पर, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। कहां से उठा के ले जा रहे हो? पी पॉइंट से, जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। तो क्यू माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय 0 कितना है? इसका मतलब ये हुआ, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर मूव करवाओगे तो आपको वर्क डन जो है वो क्या होगा, 0 होगा, आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। बोलो आया समझ में? तो ये जो है ये क्या हो जाएंगे, 0 पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, 0 पोटेंशियल के पॉइंट। आपसे पूछ ले कि दो चार्ज पार्टिकल एक सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो इनका जो 0 पोटेंशियल पॉइंट है, 0 पोटेंशियल जो लोकस है वो क्या बनाएगा, आपको स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और अगर किसी ने कल वाला लेक्चर बड़ा सीरियसली पढ़ा है तो मैंने वहां पर लिखवाया था कि अगर ये डिफरेंट चार्ज हो तो वो एक कर्व का लोकस बनाते थे। किसका लोकस बनाते थे? एक कर्व का। लेकिन अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो तो वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। चीजें इतनी सिंपल नहीं होती जितना आप रनिंग में पढ़ जाते हैं, तभी तो एग्जाम में फिर हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम छोटे से टॉपिक को सोचते हैं छोटा सा टॉपिक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक भी बहुत से बच्चे ऐसे ही पढ़ लेते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल पे रिजल्ट याद रख लेंगे या रिलेशन याद रख लेंगे, लेकिन डीपली एनालिसिस नहीं करते उसका। जब आप हर टॉपिक का डीपली एनालिसिस करने की हैबिट बना लेते हो ना, फिर कितना ही बड़ा एग्जाम हो, ज्यादा बड़ी बात कुछ मैं बोलूंगा तो बच्चे सोचेंगे सर ये तो ज्यादा ही बड़ी बात बोल दी। लेकिन अगर नीट का एग्जाम भी अगर आप बात करें ना, नीट, तो नीट का एग्जाम भी कुछ नहीं है। नीट के एग्जाम की जो फिजिक्स है बड़ी सिंपल होती है उनके लिए जिन्होंने हर टॉपिक को डीपली एनालिसिस करके देखा है। उन्होंने ये चीज सोची है मन में भी, ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, किसी टॉपिक में कोई रिजल्ट आया तो वो क्यों आया। जब ऐसी हैबिट हम बना लेते हैं तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मेनली एक टीचर जो होता है ना, उसका काम पता है क्या होता है? टीचर इन फ्यूचर, अब जैसे मास्टर कैडर वाले बच्चे भी, उन्हें भी टीचर बनना है, तो एक टीचर का मेनली काम होता है कि वो बच्चे के अंदर थिंकिंग की एबिलिटी को बना दे एक तरह से। अगर वो इस एबिलिटी को बच्चे के अंदर जनरेट कर लेगा तो वो उसका स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि वो सिलेबस चाहे उसका पूरा ना भी होगा लेकिन वो कहीं भी लाइफ में कुछ भी करेगा पढ़ेगा तो इसी तरह से, इसी अप्रोच से पढ़ेगा। लेकिन अगर उसकी अप्रोच यही रहेगी भी जो किताबों में सिर्फ लिखा है मैं तो सिर्फ उसी को पढ़ूंगा, अपनी तरफ से माइंड बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो बुक्स में लिखा है वो तो सब हमने पढ़ना ही पढ़ना है, जो नहीं लिखा, जिसे बोलते हैं हिडन पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। किसी भी टॉपिक में जो चीजें नहीं लिखी उन्हें भी निकालना। तो ये हो गया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम कर रहे हैं, डाइपोल ही चल रहा है। देखो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का पोटेंशियल हमने कर लिया। अब जो मैं टॉपिक करा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से पहले इसके नाम को समझ लो क्या है। टॉपिक का नाम है डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी, यूनिफॉर्म। तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट में जो सबसे बड़ी वीकनेस मैंने ऑब्जर्व किया ना वो ये होती है कि वो किसी भी टॉपिक को जब लिखते हैं ना उसके नाम को ही नहीं समझते। जब तक आप यही नहीं समझोगे कि हम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है क्या,
तो आप ना तो उसका न्यूमेरिकल टैकल कर पाओगे, ना ही उससे रिलेटेड कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है उसे टैकल कर पाओगे। टॉपिक का नाम ये है कि हमारे पास जो डाइपोल है, अब देखो डाइपोल को मैं सिर्फ एरो से बनाऊंगा, ऐसे एरो बना दिया, अब ये मेरे लिए डाइपोल है, आपके लिए भी ये डाइपोल है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है जहां एरो बना है वहां पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, जहां टेल है वहां नेगेटिव चार्ज है, और एरो की ये जो लेंथ है वो डाइपोल की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको ना हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसका मतलब यहां पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये कहीं और किसी और चीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है इसलिए मैंने देखो बिल्कुल स्ट्रेट और कोशिश की है कि इनके बीच का जो गैप है वो सेम लगे। तो ये हो गया डाइपोल हमारा किस में रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखो बड़ा, अगर हम इस चीज को खुद ही समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या होने की कोशिश हो रही होगी, थोड़ा सा अगर हम ये चेक करें तो हमारा टॉपिक हो जाएगा। देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है यूनिफॉर्म, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज से ही आ रही होगी तो ये पॉजिटिव दूर भागेगा, और ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो इन दो कंसेप्ट का मैं यूज करूं तो सभी बच्चों को एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर, कि जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है ये तो इधर भागने की कोशिश करेगा, और ये जो नीचे वाला चार्ज है वो इधर भागने की कोशिश करेगा। अब बात हम ये है कि इन दोनों पर फोर्स कितनी लगेगी, तो देखो इस पर लगेगी E इंटू क्यू फोर्स, ऊपर वाले पर भी लगेगी E इंटू क्यू फोर्स, यानी कि दोनों फोर्सेस लग तो इक्वल रही है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक पर लग रही है लेफ्ट हैंड साइड में और एक में लग रही है राइट हैंड साइड में, लेकिन ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो अलाइन नहीं है। अलाइन मतलब समझ रहे हो, एक ही लाइन में नहीं है, ऊपर वाले की लाइन अलग है नीचे वाले की लाइन अलग है। जब भी दो इक्वल फोर्सेस लगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन जिनका सेम ना हो, तो वहां पर एक चीज बनती है, क्या बोलते हैं उसे, एक फिजिकल क्वांटिटी वहां पर रोल में आ जाती है जिसे बोला जाता है टॉर्क। टॉर्क लगेगी और ये डाइपोल क्या करने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने नोट करना है वो क्या आपको नोट करोगे कि जब भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डाइपोल will experience a torque, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और उस टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो कैसे दिया जाएगा, उस डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे चार्ज की डायरेक्शन कैसे पता लगी? चार्ज ऐसे होता है ना, देखो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है सपोज करो, तो हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहां से रही होगी, किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ही आ रही होगी। जा किस तरफ रही होगी, किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ जा रही होगी। अगर आप इसके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दोगे तो ये किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड, राइट हैंड साइड जाएगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ही मूव करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला, जो उस पर टॉर्क लगेगी, टॉर्क क्यों लगेगी वो आपको समझ में आ गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, नाम सुने होंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर सिंपली हम और भी ज्यादा डिटेल में करें तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से फॉर्मूला बनता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो एक तो ये ध्यान में रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से वेक्टर क्वांटिटीज ही बनती हैं और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है। तो टॉर्क जो है वो जो बनेगी इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि टॉर्क डाइपोल मूवमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी और ये टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो आपने टॉर्क का फॉर्मूला, दूसरा पॉइंट टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू P, परपेंडिकुलर टू E, और इसकी डायरेक्शन कौन से रूल से दी जाती है, राइट हैंड थंब रूल से। कैसे, डाइपोल मूवमेंट की तरफ, पहले क्या है डाइपोल मूवमेंट लिखा हुआ है, डाइपोल मूवमेंट की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करना है, E की तरफ उसे क्रॉस करना है
और आप देखोगे आपका थंब इनसाइड द स्क्रीन आ रहा होगा, वो डायरेक्शन हो जाएगी। पर इस तरह से नहीं पूछा जाता, ये परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन पूछ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या नोट करना है हमें, इसके स्पेशल केस क्या होंगे। देखो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी पीई व्हेन, सर थंब रूल वाला दोबारा बताना। बताता हूं, व्हेन थीटा इज पाई बाय 2। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं ऐसे, एक इधर है और एक इधर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और आपको कह दिया भी ए क्रॉस बी करके इसकी डायरेक्शन बताओ, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ना ए की तरफ कर लोगे और बी की तरफ से क्रॉस करोगे, मुट्ठी बंद करते हैं ना जैसे, थंब को ऐसे ही रखना है। तो थंब आप देख रहे हो, जो ये वाला डायग्राम बनाया मैंने, इसके लिए थंब आपका स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा। इसी तरह से ऊपर वाले में चेक करोगे तो पी इस तरफ है, देखो पी डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो जब आप पी क्रॉस ई करोगे करके देखो राइट हैंड से, थंब अंदर की तरफ आ रहा होगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ। ठीक है सर। ठीक है, तो इसके स्पेशल केस क्या बनते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, मैक्सिमम तब लगेगी जब थीटा कितना हो जाएगा पाई बाय 2। ये बात मैंने कैसे बोली, फॉर्मूला में आ रहा है पीई साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कौन से एंगल पर होती है, पाई बाय 2 एंगल 90 डिग्री पर होती है। टाउ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, टाउ की मिनिमम वैल्यू होगी 0, कब होगी, इसके दो केस बनेंगे, या तो थीटा 0 हो जाए या फिर कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री मीन्स पाई डिग्री, पाई रेडियन, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन हो जाए। इसको डायग्राम में भी समझ लेते हैं, जो मैं बात बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है। अगर तो डाइपोल ऐसे रखा हुआ होगा ऐसे, तो आप चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इम्पैक्ट है इस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। अभी एंगल देखो 90 डिग्री का है, सबसे ज्यादा फोर्स लग रही होगी इस टाइम, इस पर सबसे ज्यादा टॉर्क लग रही होगी। और ये टॉर्क इसको घुमा के क्या करेगी, टॉर्क का काम क्या है, टॉर्क का काम है इसे घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही कर देना, इस तरह से कर देना। ये डाइपोल को घुमा के ऐसे अरेंज करना चाहती है, ऐसे। जब थीटा 0 बन जाएगा या 180 का मतलब है डाइपोल इस तरह से उल्टा हो जाए, अपने आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अलाइन नहीं करेगी, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। जो नीचे वाला एरो बनाया मैंने इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल हम कर सकते हैं घुमा के धक्के से इसे, इन दोनों ही डायरेक्शन में जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगी 0। तो आपसे एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं, दोबारा सुनो ध्यान से। आपसे पूछा जाता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, बहुत से एग्जाम में तो टॉर्क का फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क और डाइपोल मूवमेंट और टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन कैसी है, मैक्सिमम फॉर्मूला टॉर्क का कितना है, किस एंगल पर है, मिनिमम फॉर्मूला कितना है और कौन कौन से एंगल पर है, ये हमसे पूछा जा सकता है। और ये कंसेप्ट जो है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब जो डाइपोल है वो किस में रखा हो, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, न्यूमेरिकल के अंदर आपको डाइप क्यू दे देंगे, एल दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे और थीटा दे देंगे। आपको कह देंगे टॉर्क निकाल के दिखाओ, तो पहले तो पी निकाल लेंगे हम क्यू इंटू एल करके, फिर हम टॉर्क निकाल लेंगे पी ई साइन थीटा से। तो अगर इसका न्यूमेरिकल आ जाता तो मेरे ख्याल से फ्री के नंबर है वो। अच्छा एक जो चीज है इसमें वो क्या, टॉर्क के यूनिट पर आ जाता है क्वेश्चन, टॉर्क के यूनिट क्या होंगे। तो एक यूनिट तो आप इस फॉर्मूला से ही बना सकते हो, और अनदर टॉर्क का यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसका यूनिट होता है जूल मीटर, सॉरी टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूटन मीटर जूल को भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ टॉर्क। न्यूटन मीटर भी होते हैं, न्यूटन मीटर को जूल भी बोल देते हैं। अगर आप यहां से निकालने की कोशिश करोगे तो डाइपोल मूवमेंट के यूनिट होते हैं कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं न्यूटन पर कूलम। तो देखो पर कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर ही रह जाएंगे इसके। तो डाइपोल
टॉर्क के जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर भी होते हैं, न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं। जूल मतलब वर्क जैसे यूनिट होते हैं। क्लियर? एक छोटा सा कंसेप्ट इसी के साथ में है, वो हमने नोट करना है स्पेशली, क्या कि अगर कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर आपने यहाँ पे लिखा है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तब क्या होगा, और जो कि बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है आज के टाइम का। तो मैं अगली हेडिंग बना रहा हूं, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म सर पीछे करियो, स्क्रीनशॉट रह गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट करता हूं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया सर। अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, इस पे हमने फॉर्मूला तो नहीं करना, लेकिन सिर्फ इसको समझना है। देखो मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मैंने आपको बताया था, जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो उसके बीच का जो गैप है वो एक साइड कम और एक साइड ज्यादा होगा। देखने से पता चल रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर एक डाइपोल हमने रख दिया, ऐसे रख दिया हमने। ये डाइपोल जो है इसके साथ हमें दिख रहा है कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें आपने जो पॉइंट नोट करना है वो क्या करना है, इस केस में डाइपोल के ऊपर टॉर्क भी लगेगी और फोर्स भी लगेगी। इन दिस केस डाइपोल experiences force as well as torque, दोनों चीजें लगेगी डाइपोल पे, फोर्स भी लगेगी टॉर्क भी लगेगी। ठीक है? और इसको और भी अच्छे तरीके से बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स हमेशा ही लगेगी, यानी फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। फोर्स तो जीरो होगी नहीं, बट टॉर्क जीरो हो सकती है। टॉर्क जीरो कब हो सकती है, जब ये एंगल जीरो हो जाए या 180 हो जाए, बट टॉर्क में भी जीरो। अब आजकल ना ये ट्रेंड बन गया जिसे कहते हैं बच्चों को वर्डिंग में उलझा लेना, बड़ा ट्रेंड है इस चीज का। मैंने ये जो नीचे एक लाइन लिखी है ना, इसको इसका मतलब समझो। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी इक्वल टू जीरो एंड टॉर्क विल बी जीरो। एक ऑप्शन ऐसे बना देंगे, 4 ऑप्शन बना देंगे, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसी मिल सकती है आपको, जैसे फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये बात आपको बिल्कुल सही है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डाइपोल रखा है तो उस पर फोर्स हमेशा लगती रहेगी, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसके साथ में लिख सकते हैं एज वेल एज टॉर्क विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो वर्डिंग होती है ना, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये होती है श्योरिटी की कि हमेशा ही ऐसा होगा। लेकिन आपको पता है कि टॉर्क में भी जीरो हो सकती है, मतलब अगर ये एंगल जीरो हो गया तो टॉर्क जीरो हो जाएगी। मे बी का मतलब है कि वैसे तो टॉर्क जीरो नहीं होगी, लेकिन किसी स्पेशल केस पर टॉर्क जीरो हो सकती है। तो ये पॉइंट आप स्पेशली इसके लिए हमने कोई डेरिवेशन तो नहीं, ना ही इसके लिए कोई फॉर्मूला करना है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, सिर्फ ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और पहले वाले के अंदर यहाँ पर आप लिख सकते हो डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। यहाँ पर नोट करना चाहो तो आप एक पॉइंट साथ में नोट कर लेना कि यहाँ पर फोर्स जो है वो क्या होगी, डाइपोल के ऊपर जो फोर्स है वो 100% कितनी होगी, जीरो होगी। डाइपोल पे फोर्स नहीं लगेगी। अब आप कहोगे सर आपने अभी कहा था यहाँ पे फोर्स लगेगी, तो ये फोर्स तो हमने काउंट कर ली टॉर्क के लिए। ये नीचे वाली फोर्स का मतलब होता है डाइपोल रोटेट होने के बाद किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, सिर्फ रोटेट होगा। लेकिन इस दूसरे केस में डाइपोल रोटेट भी होगा और अलाइन होने के बाद फिर ये मूव भी करना स्टार्ट कर देगा। तो इस पॉइंट को स्पेशली नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट डाल के। इस डाइपोल के अंदर अभी एक कंसेप्ट अपना और रह गया, वो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी।
अभी तक हमने डाइपोल के लिए क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल पढ़ लिया, और डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर जो लगने वाली टॉर्क है उसका कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हमने एक कंसेप्ट और पढ़ना है, वो है कि जब हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जो नोट कर रहे हैं नोट कर लो, फिर इसके बाद क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। चीज